हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन से संबंधित कई विशेषताएं बाद के कालों में भी, परवर्ती कालों में भी दिखाई पड़ती हैं। जैसे अंतिम संस्कार, अग्नि का महत्व, देवी देवताओं की आराधना, इत्यादि। ठीक है, परवर्ती कालों में भी, क्योंकि राइटिंग में हमें बाद की तरफ भी देखना है, तो कई ऐसी विशेषताएं आपको बाद के कालों में भी दिख जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका हड़प्पाई धार्मिक जीवन से संबंधित। अब दो चीजें हड़प्पा में रही, एक कला और एक उसका पतन। पतन तो खैर फैक्चुअली हमें देखना है थोड़ा बहुत। हड़प्पाई कला की बात करें हम तो मुख्यतः हमें तीन चीजों पे बात करनी है। एक नगर नियोजन या स्थापत्य, नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग। ठीक है, स्थापत्य या नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग, और मूर्तिकला, चित्रकला, अन्य को हम वैसे ही ले लेंगे, हम बात कर लेंगे हम आपसे अन्य के बारे में। ठीक है, अभी सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हड़प्पा को जाना जाता है उसके, जैसे हड़प्पा की जब भी बात आएगी ना कि हड़प्पा सभ्यता, थोड़ा बहुत भी किसी के मन में आइडिया होगा पहले से भी ना, आपने 10वीं तक जो पढ़ी होगी उसमें, उसकी टाउन प्लानिंग के बारे में जरूर कुछ ना कुछ बातें ध्यान में चलती हैं कि उस समय समकालीन सभ्यताओं में सबसे बेहतर नगर नियोजन माना गया हड़प्पा का। ठीक है, और बिल्कुल आज की तरह टाउन प्लानिंग है, ये सब लोग मानते हैं, विदेशी इतिहासकार हो, भारतीय इतिहासकार हो, चाहे किसी भी धारा के हो, मतलब खूब तारीफ होती है इस टाउन प्लानिंग की। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कला जब हम पढ़ते हैं, कला का मतलब उसको जो हम डिवाइड करते हैं हम, उसमें एक होता है हमारा आर्किटेक्चर, स्थापत्य या वास्तुकला। जब भी हम कला पढ़ते हैं, जैसे आपसे कहा जाएगा हड़प्पाई कला के बारे में बताएं, तो इन सब के बारे में बताना होगा आपको। हड़प्पाई स्थापत्य कला के बारे में बताएं। स्थापत्य कला या वास्तुकला में हम नॉर्मली इमारतों के बारे में पढ़ते हैं या फिर प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं उसके। क्योंकि हड़प्पा से मतलब पतनग्रस्त अवस्था में बड़ी संख्या में इमारतें मिल रही हैं हमें। तो क्या इमारतों के, जैसे एक लाल किला के बारे में समझ में आता है, थोड़ा हटके है वो पूरे दिल्ली में, तब समझ में आती है बात। बट हम इस क्लासरूम की बात करें, नीचे वाले क्लासरूम की बात करें, ऊपर वाले क्लासरूम तो ऐसे तो भरे पड़े मुखर्जी नगर में। ठीक है, तो आर्किटेक्चर में क्या पढ़ते हैं हम? आर्किटेक्चर में हम इमारतों के बारे में पढ़ते हैं, भवनों के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन काल की हड़प्पा को हम छोड़ दें तो ज्यादातर चीजें धार्मिक इमारतें ही रह गई हैं। धर्म के प्रति थोड़ी आस्था होती तो लोग उसे संभाल कर रखते हैं, बचा कर रखते हैं। ठीक है, या फिर हम प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो हड़प्पा जो है वो अपनी प्लानिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्या क्या खास बात है, जरा इसको हम लोग एक बार अभी शीर्षक दे दीजिए आप। हड़प्पाई कला, कला में आपने लिख लिया पहले स्थापत्य या नगर नियोजन। अलग से आज कोई ब्रेक नहीं होगा, पहले बता दे रहा हूं, है ना, क्योंकि पहले ही ब्रेक बहुत सारा हो गया था। ठीक है ना,
क्लियर ना सभी को? तो किसी के मन में ये भाव आ रहे हो तो भाव को दबा दीजिएगा। नगर नियोजन है ना। कुछ बातें जरा बता दो इसके बारे में, फिर मैं आपको। आमतौर पे जैसे हड़प्पाई नगर है तो एकदम ऐसा नहीं कि जैसा मैं चौकोर बता रहा हूं ऐसा ही नगर होगा, ठीक है भाई। नगरों की अपनी बसावट होती है, आड़ा तिरछा भी होता है नगर, ऐसा भी नहीं कि एकदम खींच करके रेखा फिर नगर बसाई जाती है। मकान वगैरह बनाए जा सकते हैं प्लानिंग से, है ना। सामान्यतः हड़प्पा के इतने सारे जो शहर मिल रहे हैं हमें, उसमें यह देखा गया है एक पश्चिम का इलाका है, वेस्ट का इलाका है। वेस्ट का इलाका है, पूरा का पूरा इलाका जो है एक प्लेटफॉर्म पे। आप सोच लो, जैसे मान लो ऑलमोस्ट लगा लो कि आप ये आधा किलोमीटर का या 300 मीटर का एरिया है पूरा, तो उसको एक प्लेटफॉर्म पे पूरा, मतलब कच्ची ईंटों से या मिट्टी से उसका एक ऊंचाई उसको दिया गया है। तो पश्चिम का इलाका जो है वो ऊंचाई पे स्थित है। प्रायः सभी शहरों में थोड़े बहुत चेंजेस भी हैं इसमें, जिसकी बात कर लेंगे आपसे। और जो ऊंचाई पर स्थित इलाका है उसके चारों तरफ देखोगे आप, उसकी किलेबंदी की गई, घेरा है, सुरक्षा घेरा उसकी तरफ आपको देखेंगे। और ऊंचाई वाले इलाकों में जो इमारतों का आकार वगैरह भी थोड़ा विशालतम संरचनाएं हैं। ऐसा अनुमान है कि यहां शासक वर्ग के लोग रहते होंगे, ठीक है, ऐसा अनुमान किया गया है। इसके बाद देखा गया है इसका क्षेत्रफल भी कम होगा, इसका एरिया भी कम होगा। फिर एक नीचे वाला एरिया है जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि बहुत प्लान्ड वे में इसको बसाया गया है। बिल्कुल एरियल व्यू में कई बार हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो शहर है एरियल व्यू में चेस बोर्ड की तरह दिखता है, जैसे शतरंज के बोर्ड होते हैं ना, वैसा दिखता है वो, ठीक है। तो यहां पे आपको श्रृंखला में एक कतार में मकानें मिलेंगी, सड़कें मिलेंगी, नालियां मिलेंगी, आपको नालियों को ढकने के लिए पत्थर मिलेंगे प्रत्येक घरों में। मतलब बहुत ऑर्गेनाइज एक सिस्टम होगा, जैसा आज का सिस्टम, आज भी हिंदुस्तान के सभी शहरों में तो ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा आपको। इसकी बड़ी प्रशंसा हुई है। जब शुरू में हड़प्पा का एक्सकेवेशन होना शुरू हुआ था, जॉन मार्शल थे और मॉर्टिमर व्हीलर थे और शुरुआती दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी जैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, क्योंकि इतना डेवलप उनको एक सेंस आया तो उन्होंने पहला ही ओपिनियन दिया कि ये भारत का देन हो ही नहीं सकता, बाहर के लोगों ने इसे कुछ डेवलप, कि भला इतनी अच्छी चीजें भारत के लोग कैसे बना सकते हैं। अब तक जो भी अच्छी बातें थी अंग्रेजों की देन रही थी, मतलब उनका मानना था, है ना। तो नगरों के बारे में ये, तो निचले शहर में नालियों के बारे में, सड़कों के बारे में, मकानों के बनावट के बारे में, ठीक है। जब टाउन प्लानिंग पढ़ते हैं तो इन्हीं बातों को हम 7-8 पॉइंट्स में लिखेंगे हम इसके अंदर, और 8-10-12 इंफॉर्मेशन भी इसमें आ जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। एक और ध्यान रखने वाली बात होती है, इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से यदि शहर बने हुए थे तो फिर इनका पतन क्यों हो गया? लोग इतने डेवलप थे तो फिर कैसे हड़प्पा के इतने सारे शहरों का पतन हुआ? इस पे भी मतलब कई तरह के सवाल उठते हैं। जैसे नदी के किनारे शहर तो उसकी अपनी एक सीमा है, बाढ़ तो आना ही आना है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हो। यानी जब आप शहरीकरण करें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि वो रह जाए आगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि फिर वो शहरीकरण, जैसे दिल्ली है, जैसे भूकंप वाले जो क्षेत्र होते हैं उसकी 5 कैटेगरी होती है अलग अलग तीव्रता के आधार पे। तो दिल्ली जो है, मतलब समझो तीव्रता के हिसाब से, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, सेकंड लास्ट कैटेगरी में आती है, चौथे उसमें श्रेणी में आती है, जहां मतलब भूकंप आए तो बहुत तेज झटका आएगा। और मतलब इतिहास बताता है पिछले हजारों साल का कि, ठीक है, या वर्तमान का अनुभव बताता है कि झटके हल्का फुल्का ही, मतलब ये थोड़ा बहुत यहाँ पे कभी ऐसा दिखा नहीं है हमें। बट जो विद्वान हैं, वैज्ञानिक है, वैसे कैटेगराइज करते हैं इसको। तो यदि खतरा है तो हमें प्लानिंग में उसका ध्यान, कोई बहुत विनाश लीला कभी हुई तो मतलब फिर अवशेष भी उसके क्षत विक्षत अवस्था में मिलेंगे। मतलब भूकंप प्रभावित क्षेत्र है तो उसका वैसा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो जापान वगैरह में बसावट में इसका पूरा ध्यान रखा जाता है ना। आइए इसको लिखते हैं जरा हम लोग। पहला पॉइंट लिखें आप,
लिखें, हड़प्पाई सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में महत्वपूर्ण विशेषताओं की श्रेणी में नगर नियोजन को रखा जाता है। ठीक है, लिखें, हड़प्पाई शहर प्रायः दो भागों में विभाजित थे। हड़प्पाई शहर प्रायः दो भागों में विभाजित थे। लिखें आप, पश्चिमी भाग एवं पूर्वी भाग। यहां नोट करके लिखें आप, धौलावीरा का 3 भागों में विभाजन धौलावीरा का 3 भागों में विभाजन लिख लेंगे आप, उत्तरी, मध्य एवं दक्षिणी। उत्तरी, मध्य एवं दक्षिणी, है ना। इसे में लिखें आप कॉमा देकर के, लोथल एवं बनावली से भी शहरी विभाजन के संकेत नहीं मिलते हैं। विभाजन के संकेत नहीं मिलते हैं। मतलब इस तरह की बसावट है लोथल बनावली की, उसमें अलग से कहना कि भाई ये रहा होगा, और धौलावीरा में उत्तर, मध्य, दक्षिण ऐसा डिवीजन बताया गया है। ठीक है ना। अदरवाइज हम क्या देखते हैं, हम प्रायः जितने भी शहर है इसके अलावा उसमें पश्चिम और पूर्व का हिस्सा आपको, तो ये क्या बताता है, प्लानिंग के बारे में बताता है कि भाई लोग जो है नियोजन के तहत बसावट होती थी शहरों की। अगला वर्ड लिखें आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित था। पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लें आप, चबूतरे पर, प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, इसी में कॉमा देकर लिखें, इस भाग से अपेक्षाकृत विशाल इमारतों की जानकारी मिलती है। जैसे मोहनजोदड़ो के दुर्ग से, इसको दुर्ग भी कहते थे, मोहनजोदड़ो के दुर्ग से अन्नागार, अन्नागार यानी अनाज रखने का जो कोठार वगैरह है, ग्रेनरी, अन्नागार कौमा सभा भवन एवं सार्वजनिक स्नानागार के साक्ष्य। ठीक,
स्नानागार के साक्ष्य। ठीक है, अब जैसे हर हिस्सा के दुर्ग से कुछ कुछ मिला, हमें ध्यान नहीं देना। मोहनजोदड़ो वाला बहुत फेमस है, कोई भी किताब करोगे तो आप स्नानागार की तस्वीर आपको दिख जाएगी, दो तरफ से सीढ़ियां हैं, उसको एक तरह से जैसे आज कैसे हम सीमेंट वगैरह कर देते हैं ताकि पानी ना रिसे, जिप्सम का यूज किया गया ताकि पानी जो है मतलब चिनाई की गई उसकी प्रॉपर, पक्की ईंटों से बना हुआ है, पास में कुआं है, मतलब है ना, ऐसे कुछ कुछ थोड़ा घाट का सेंस देगा आपको। अब एक आप देखो कि मकान वाले हिस्से में बना हुआ है तो वो कोई नदी का तो इलाका है नहीं कि घाट, पर जैसे बनारस वगैरह में घाट के बारे में कभी कभी कोई आकृति आपकी बनती हो, बन जाएगी। चूंकि कल चुनाव था ना आजकल में, तो बनारस ही तो रोज अभी न्यूज में कवर हो रहा था, या जो लोग बनारस गए हो देखेंगे वहां बहुत सारी घाट है वहां पे, मतलब 80 या अधिक घाटों की वहां बात होती है ना, तो वो वाला सेंस आपको आएगा। तो ऐसा रहा भी है अपने समाज में भी, इस तरह के मतलब स्नान कुंड वगैरह आपको मिल जाते हैं आज भी, मंदिर परिसर वगैरह में भी मिल जाएंगे आपको कई जगहों पे। दक्षिण भारत का तो कॉमन फीचर है मंदिरों में, जहां आपको स्नानागार मिलेंगे आपको। ठीक है, द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं, तो अन्नागार भी कई जगह से मिल रहे हैं, मतलब अनाज रखने की जगह लोग संकट के दिनों के लिए रखते थे, टैक्स के रूप में रखते थे, क्या था पता नहीं। तो पश्चिमी भाग में आपको थोड़े विशाल इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें आपको मिलेंगी। अगला पॉइंट लिखें, इन इमारतों को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है, इन इमारतों को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि यहां शासक वर्ग के लोग रहते होंगे, ठीक है, और इन इमारतों का सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत दोनों ही दृष्टिकोण से महत्व रहा होगा। ठीक है, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत, ठीक है ना। अब जैसे मान लो स्नानागार है, ठीक है, तो या अन्नागार है, अन्नागार के बारे में अनुमान है कि भाई वो सब अनाज क्राइसिस के दिनों में शायद यूज किया जाता हो। स्नानागार में भी बहुत सारे लोग, ठीक है, स्नान करते होंगे, ऐसा अनुमान है ना। तो ऐसा होता भी ना, जैसे मान लो तो जो लोग आज पहली बार क्लास में आए होंगे, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास तो देख ही रहे होंगे आप, तो कुछ कुछ संकेत तो मैं देता था आपको मैं, है ना, मतलब तो यही वो अनुभव है जिसको आप प्रत्यक्षता महसूस करेंगे आप, ठीक है ना। कोई भी जैसे आज भी देखोगे ना, दिल्ली शहर की बात करें, किसी भी शहर की बात करें, तो आप देखोगे जैसे मान लो किसी, आप अपने होम टाउन को भी ले लीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट टाउन जो है आपका, दिल्ली से यदि आप ना हो तो वहां पे भी देखेंगे अलग से, आप वहां सचिवालय जो कलेक्टेरिएट होता है, एक ही जगह 15-20 वीआईपी जो मतलब जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, वीवीआईपी है ना, उन सबके रहने के मकान होते हैं, मतलब एक अलग से लग जाएगा आपको कि हाँ ये एक अलग एरिया है इस शहर का। तो नॉर्मल सा है कि भाई वो उस समय भी दिख रहा है हमें, आज भी दिख रहा है हमें वो चीज। ठीक है, आगे लिखें आप, पश्चिमी भाग के किलेबंदी किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए धौलावीरा में पत्थरों से किलेबंदी के प्रमाण,
ठीक है, पत्थरों से किलेबंदी के प्रमाण, अन्यथा ईंटों से किलेबंदी के साक्ष्य। ईंटों में ध्यान रखिएगा, पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का यूज हुआ है। पकाई गई ईंट भी है और कच्चे ईंट का साँचा भी आपको खूब मिलेगा जिसका यूज किया गया है। ठीक है, पका हुआ नहीं है ना। तो ये क्या हुआ, पश्चिमी भाग के बारे में हमने 3-4 बातें, 2-4 इंफॉर्मेशन, और एक लिख लें आप यहां पे नोट करके, आमरी एवं कोटदीजी से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आमरी एवं कोटदीजी से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गए थोड़े बहुत कि आमरी कोटदीजी याद है ना, कहां पड़ता है दोनों जगह, पाकिस्तान के सिंध वाले क्षेत्र में। मोहनजोदड़ो, चान्होदुरो, अमरी, कोटदीजी। आगे लिखें आप, पूर्वी भाग का क्षेत्रफल अधिक था, और आवासीय संरचना को देखकर यह प्रतीत होता है कि आबादी भी अधिक रही होगी। आवासीय संरचना को देखकर यह प्रतीत होता है कि आबादी भी अधिक रही होगी। ठीक है, आवासीय संरचना को देखकर यह प्रतीत होता है कि आबादी भी अधिक रही होगी। ठीक है, आगे लिखें आप, निचले शहर या पूर्वी भाग में लोअर टाउन भी कहते हैं इसको, है ना, निचले शहर या पूर्वी भाग में मकानों की बनावट में एकरूपता दिखाई पड़ती है। मकानों की बनावट में एकरूपता दिखाई पड़ती है। ठीक है, मकानों की बनावट में एकरूपता दिखाई पड़ती है। देखिए आप, जैसे पक्की ईंटों से निर्मित मकान कौमा मकानों में आंगन, कुआं एवं स्नान घर, नालियां, कहीं कहीं 2 मंजिला मकान, कौमा गलियों की तरफ खुलते दरवाजे, प्रवेश द्वार, कौमा अलंकरण का अभाव, गलियों की तरफ खुलते दरवाजे, कौमा अलंकरण का अभाव इत्यादि। जैसे जो लोग मकानों में कीमती पत्थर या जो साज सज्जा की चीजें लगाते हैं ना, बहुत घर बहुत अच्छा दिखे, मतलब है ना, हमारा जो सजाया जाता है घर को, वैसी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, बस पक्की ईंटें ईंटें मिलेंगी आपको। कारण पता नहीं क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे। ले रहा हूं मैं, है ना।
ठीक है, तो ऐसे आप देखोगे आप कि तो वो चीजें नहीं मिलेंगी आपको। लगभग मकानों में एक जैसी बनावट है, आंगन है, कमरे हैं, कुआं है, नालियां हैं, मतलब एक प्लानिंग के बारे में अब इस तरह की बनावट है तो निश्चित तौर पे आप देखोगे किसी न किसी रूप में नगर प्रशासन भी रहा होगा। जैसे नगर प्रशासन क्या करता है, गाइड करता है कि भाई आपको कैसे है, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। आप क्या कह रहे थे, ईंटों की जुड़ाई कैसे की जाती है? हाँ, ये प्लास्टर और पेरिस का तो मुझे आइडिया नहीं, बट मिट्टी, जिप्सम, इन सब का यूज किया गया है उस समय चिनाई के लिए। बहुत तरह की मिट्टी होती है जुड़ाई के लिए। आप देखोगे, अब पता नहीं, अब आप तो सब नए वाले हो एकदम, अभी अभी पुराने मतलब कई गांवों में आपको मिट्टी के ऐसे मकान मिलेंगे जो 100 साल से 80 साल से, मतलब मकान मिट्टी के, केवल उसमें ईंट भी नहीं है, केवल मिट्टी के बने हुए मकान है। तो उसमें भी कुछ ना कुछ वो मतलब मिट्टियों की अलग अलग पहचान होती है, किस मिट्टी की जुड़ावट ज्यादा होगी, है ना, मतलब ठीक है। तो वैसा टेक्निक वगैरह है तभी वो रह पाया है वो, है ना। बट ये जो आपने कहा ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका यूज नहीं होता था, ये सब दिया हुआ है। किस किस चारकोल वर्ड दिखा है हमने भी उसमें, तो ये वही होता है क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस? और चारकोल एक ही होता है क्या? हाँ, तो उसमें मत ज्यादा टेंशन लीजिए आप, ठीक है, जो दिया हुआ उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से कुछ कह ही नहीं रहा हूं इसमें अभी, तो ठीक है, जो जैसा दिया हुआ वैसे ही पढ़ लीजिएगा आप उसको, क्योंकि मैं क्यों उसमें फिर, किसी लेखक ने लिखा है तो भाई उसके पास प्रमाण होंगे तभी लिख रहा है वो, ठीक है ना। चारकोल तो हमने भी देखा है, जिप्सम भी हमने देखा है लिखा हुआ, ठीक है ना। अच्छा देखो, एक साइंटिफिक आ रहा है, तो मेरा विज्ञान की परीक्षा मत लो तुम लोग, ठीक है ना। मतलब अब सब चीज तो मैं थोड़ी हूँ, मतलब ठीक है, मैं बहुत एक सामान्य इंसान हूँ, है ना। विज्ञान की परीक्षा मत लो, वो देखो उधर से आया उसने कि ये जमने के बाद ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आप कुछ आप लोग करिएगा, मतलब मुझे अब गणित में मत ले चलिएगा, मैथ में सर क्या था उसका, तो मैं पहले ही यहाँ, ठीक है ना, सरेंडर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका, है ना, कि हम लोग बात कर रहे हैं निचले शहर में भी एकरूपता दिखाई पड़ रही है। आगे लिखें आप कि निचला शहर, निचले शहर में सड़कें एक दूसरे को समान कोण पर काटती थी, और शहर को आयताकार खंडों में विभाजित करती थी। एक दूसरे को समान कोण पर काटती थी और शहर को आयताकार खंडों में विभाजित करती थी। ठीक है, अब देखो जो इस तरह का नियोजन होता है, इसके पीछे एक तो सौंदर्य होता ही होता है, रीजन, चीजें बहुत आकर्षक अच्छी दिखती हैं। नियोजन से आप कानून व्यवस्था की स्थिति भी बेहतर कर सकते हो, मतलब आपको बहुत अनुमान लगा सकते हो कि भाई कहाँ कितनी आबादी है, क्या संसाधनों की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, या अपराध को भी आप प्लानिंग से अपराध को भी कंट्रोल कर सकते हो, संसाधनों की आपूर्ति बेहतर कर सकते हो, किसी आपदा में आप राहत के बेहतर प्रावधान कर सकते हो। आपको पूरा प्लान हो शहर के बारे में, तो कहाँ कितने लोग होंगे, क्या होगा, आप अनुमान लगा सकते हो। सौंदर्य तो उसका एक हिस्सा होता ही होता है, ठीक है। तो जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसकी एक छोटी सी व्याख्या विश्लेषण भी आ जाता है उसका, तो समान, ये भी बहुत एक गजब का खूबसूरत एस्पेक्ट है हड़प्पा का। समकालीन सभ्यता में कम जगहों पे ऐसी प्लानिंग दिखेगी इतने बड़े भूभाग पे, हड़प्पा में दिख रही है हमें, इसलिए हड़प्पा सभ्यता की तारीफ खूब की गई है प्लानिंग को लेकर के। आगे लिखें आप, समकालीन सभ्यताओं की तुलना में समकालीन सभ्यताओं की तुलना में हड़प्पा की जल निकासी
व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ड्रेनेज सिस्टम को। ठीक है, देखें प्रत्येक घरों में नालियां, सड़कों के साथ बड़े नाले, बड़े नाले कौमा जिस नालों को ढक कर रखे जाने के प्रमाण, नालों को ढक कर रखे जाने के प्रमाण एवं सफाई के साक्ष्य भी मिलते हैं। लिखें, यह स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का भी संकेत है। यह स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का भी संकेत है। अगला पॉइंट लिखो, लिखो जल निकासी व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था कौमा मकानों की बनावट में एकरूपता, शहरों का नियोजन, इत्यादि किसी न किसी रूप में नगर प्रशासन के प्रचलन का भी संकेत है। किसी न किसी रूप में नगर प्रशासन के प्रचलन का भी संकेत है। अभी आप जहां रह रहे हैं यहां पे एमसीडी का चुनाव होना है ना। आप देखते होंगे जब आते होंगे तो पूरी सड़कें जो हैं मतलब बैनर पोस्टर से, कल भी सूचना मतलब आए कि अप्रैल में चुनाव होगा, चुनाव आयोग ने कहा है, ठीक है ना। तो ये जो साफ सफाई जो सड़कों की है, नालियों की व्यवस्था, ये सब काम और भी ऐसे बहुत सारे काम सार्वजनिक हित में जो है नगर निकाय करती है यहाँ की, है ना, हर शहर में करती है, ठीक है। तो इतनी व्यवस्थित व्यवस्था है, मकानों के जो डिजाइन बने हुए हैं, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, ये सब एक निर्णय के तहत ही तो संभव है ना। और एक शहर में नहीं है, कई शहरों में है। बात समझ में आ रही है सभी को? कोई एक शहर में होता तो एक बात समझ में आती है, कई शहरों में है और एक तरीके से है। जैसे सड़कों के साथ मेन हॉल बने हुए हैं, पत्थरों से हैं, बीच बीच में ऐसा पॉइंट्स बना हुआ है जहां पे कूड़े के ढेर मिलते हैं, मतलब साफ सफाई होती होगी। बहुत सारे पीने के बर्तन ऐसे हैं जो पानी वगैरह के पात्र रखने के पात्र होंगे, उसको ढकने के लिए भी बर्तन, यानी इस तरह का भी सेंस है समाज में, मतलब। तो ये नगर प्रशासन के अस्तित्व का भी केंद्रीय व्यवस्था के साथ साथ एक इसका भी संकेत माना जाता है। आगे लिखें आप, इमारतों के निर्माण में पकी हुई ईंटों का बड़े पैमाने पर प्रयोग, यूज किया गया, उपयोग किया गया है। साथ ही कच्ची ईंटों
एवं धौलावीरा जैसे शहरों में पत्थरों का भी। धौलावीरा जैसे शहरों में पत्थरों का भी। एक और खास बात, यदि किताब पढ़ेंगे आप देखेंगे, आप ईंटों का अनुपात एक जैसा बताया गया है, चाहे एक शहर से दूसरे शहर में 500 किलोमीटर की दूरी क्यों ना हो, जो उसकी लंबाई चौड़ाई एक ही शेप, उस पे भी बहुत लोग कहते हैं कि ये सब मनकों का आकार है, ईंटों का है, मापने की जो वस्तुएं मिल रही हैं, जो ऐसा माना गया कि बाट होगा, मतलब वजन वाली जो वस्तुएं, जिससे हम, जो बटखरा जिसे हम कहते हैं, है ना, वो सब। तो गणितीय ज्ञान के बारे में तो बता ही रहा है, बट ये भी बताता है कि ये सब मानक तभी हो सकता है जब कोई वैसी रेगुलेटरी बॉडी हो, संस्था हो, कोई सरकार हो, कोई सिस्टम हो। ठीक है, हमने शुरू में कहा था पिछले क्लास में, थोड़ा भी गैप हो गया था, पिछले वीक में क्लास नहीं थी हमारी आपके, है ना, कि भाई देखो, देख करके तो एक बात साफ साफ लगता है कि पूरा सिस्टम, कि ये आया कैसे और गया कैसे, सवाल तो यही है। ठीक है, ऐसे ग्रेजुअली इसका इवॉल्व हुआ, फिर पतन हो गया, इतने सारे शहरों का पतन। ठीक है, तो ये पहली है, जो उसे सुलझाएगा, आप में से भी कोई सुलझा लिया, है ना, तो समझो कि आने वाले समय में आप के नाम से इतिहास का एक नोबेल अवार्ड शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपके नाम से एक अवार्ड ही दिया जाएगा, मतलब ठीक है ना, कि भाई दुनिया के इसको, मतलब उसमें माना जाता है। और अभी आपने देखा होगा कि यूनेस्को के बारे में सब जानते हैं ना हम, ठीक है, तो संस्कृति के संरक्षण, धरोहर के संरक्षण में उसकी भूमिका है। तो धौलावीरा जो जगह है, उसको अभी विश्व जो सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में से शामिल किया गया है। आपको हमने कहा था ना, जो साइट्स वगैरह वो आपको पढ़ने हैं। कुछ आपको हैंडआउट्स वगैरह मिले हैं क्या? अभी नहीं गए हैं, अभी इस वीक में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मिल जाएंगे आपको, सपोर्ट में कुछ कुछ है। चित्रकला वाले भी अभी, अच्छा वो मिल गया है ना आपको, और भी मिल जाएंगे थोड़े बहुत। बस वो क्लास को रफ्तार देने के लिए, थोड़ा सा रफ्तार क्या, थोड़े सपोर्ट के लिए रहेंगे वो जो हैंडआउट्स होंगे ना, वो ऑब्जेक्टिवली या कुछ अंडरस्टैंडिंग या ऑब्जेक्टिव के मकसद से ही होगा, थोड़ा सब्जेक्टिव नहीं, मतलब है ना। जैसे हड़प्पा के सारे शहर किस नदियों पे स्थित है, उसका उत्खननकर्ता कौन है, इसकी एक लिस्ट पूरी मिल जाएगी आपको, नदियों के साथ साथ उसका मतलब एक पूरा। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव का मकसद है कि कोई कभी कभी जैसे है ना, आप में से कि यूपीपीसीएस वगैरह का भी एग्जाम कुछ लोग देते ही होंगे, है ना, तो वहां पे थोड़े और वो हैं वैसे फैक्चुअल क्वेश्चन। सबसे ज्यादा सवाल या तो यूपीएससी में पूछा जाता है या फिर यूपीपीसीएस में, बिहार में भी पूछा जाता है। बाकी स्टेट पीसीएस में नॉर्मली 8-10 सवाल ऐसे होते हैं। और लोकल हिस्ट्री, जो स्थानीय इतिहास होते हैं ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उनसे प्रश्न भी बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे। ठीक है, बट यूपी में, जो यूपी का जो है, वो समझो एक तरह से मुख्य धारा के साथ चलता है पूरा का पूरा इतिहास उसका। तो यूपी का अपना स्थानीय इतिहास कुछ बचता नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, वो राष्ट्रीय इतिहास का हिस्सा हो जाता है ना? सामान्य बात थोड़ी है यूपी जो है। आगे लिखो आप जरा, एक और लास्ट पॉइंट लिख लें आप, कि उपरोक्त विशेषताओं के साथ साथ शहरीकरण की कुछ सीमाएं भी दृष्टिगोचर होती हैं। शहरीकरण की कुछ सीमाएं भी दृष्टिगोचर होती हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व चरण में तकनीकों में ठहराव, परिपक्व चरण में तकनीकों में ठहराव, अच्छी बात है एकरूपता का होना, बट एक ही तरह का चीज लंबे समय तक मिल रहा है, ये भी अच्छी बात नहीं है ना। आप कुछ आप प्रोग्रेस करते हैं, कुछ डिटोरिएट करते हैं आप, तो ये सीमाओं का भी, जैसे आप एक स्तर पे आकर रुक गए,
रुकना भी एक तरह से फिर आप नीचे की तरफ जाने वाली बात हो जाती है। कॉमा देकर लिखें आप, नदी तटों पर शहरों का स्थित होना, कॉमा देकर लिखें, प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन, विशेषकर वन संबंधी संसाधनों का। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे आप कुछ ऐसा नहीं कर पाए कि नदियों से दूर शहर बसा पाए। ठीक है, बाढ़ यदि आ रहे हैं तो भाई मन में चुनौतियां होती हैं, बट जो भी कारण रहा हो, बट इतने वर्षों में भी उसका समाधान समाज नहीं ढूंढ पाया। जिस तरह से पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, आसपास पूरा सब क्षेत्र जो है वहां आपको वन वाले क्षेत्र नहीं मिलेंगे अब। तो माना जाता है कि निश्चित रूप से लकड़ियों का खूब उपयोग, उसका भी किसी ने कुछ ना कुछ खामियाजा उठाना पड़ा होगा इन्हें, है ना। तो एक ठहराव, एक रूपता, जो पतन जो हुआ है उसके पीछे अलग अलग ये सब भी अनुमान लगाए जाते हैं। तो ये एक तरह का सबक होता है जब हम आज की बात करते हैं तो। ठीक है, कि जब हम एक संतुलन बना के, कहते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, खूब होता है भाई पर्यावरण में एक संतुलन बना के चले हम। हमारी सामान्य समझ जो मोटी समझ होती है समझ नहीं पाते हैं, बट यदि ब्रॉड व्यू पिक्चर बनाया जाए इसका तो सबको समझ में आएगा कि भी चीजें सबकी हैं। ये जितना देखते हैं ना, अब ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, सब इसी धरती की है। यहीं के संसाधनों से लोगों ने बनाया और यहीं छोड़कर सब चले जाएंगे। सब यहीं धरती पे रहना है, टोटल चीज सब इस धरा से है और धरा पे रहेगा, हम रहे ना रहे, है ना, वो तो रहना ही है। तो थोड़ा ब्रॉड होने पे ना फिर बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि मतलब आप ठीक से चलिए, आप मतलब संतुलित तरीके से रहिए, जीवन जिए आप, है ना, तो बहुत जरूरी है। और कोशिश तो कर ही रहा है मानव समाज आज के डेट में। हम अब तक के इतिहास में देखा तो सबसे उन्नत दौर चल रहा है मानव की विकास यात्रा में, है ना। तो अक्सर संतुलन वगैरह की भी कोशिश होती है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे प्रयास लेकिन होने चाहिए, वरना नुकसान इसका दिख रहा है। फिर क्या होता है जब नुकसान, जब एकदम नहीं कहते पानी सिर के ऊपर चला गया, तब अफरा तफरी मचनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और जैसे भी व्हाट्सएप ज्ञान वगैरह भी बहुत अच्छा आता है। कभी एक जगह मैं कहीं पढ़ रहा था मैं, ठीक है ना, कि दूसरे ग्रहों पे हम जीवन की तलाश करते हैं और इस ग्रहों पे जीवन को मार रहे हैं हम। जीवन की तलाश में बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं हम, और इस ग्रह को जो हम बर्बाद करने पे। ठीक है, तो कभी कभी व्हाट्सएप ज्ञान भी ना बहुत काम का होता है, ध्यान खींचने वाला होता है, जो कुछ अच्छे लोग ही बनाते होंगे उस तरह के, मतलब। तो ये हो गया आपका नगर नियोजन से संबंधित फीचर। इस पे क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, सारी महत्वपूर्ण बातें हो गई आपकी, है ना, टाउन प्लानिंग से संबंधित। अब आप लिखिए हड़प्पाई मूर्तिकला, शीर्षक दे दीजिए आप, मूर्तिकला। मूर्तियों के बारे में दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। मूर्तियों के बारे में आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, कि एक तो निर्माण सामग्री के बारे में जब भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो पत्थर और धातु की मूर्तियां खास करके महत्व रखती हैं, पत्थर की मूर्ति महत्व रखती है ना। ठीक है, और मिट्टी की मूर्तियां, ठीक है, पत्थर, धातु की मूर्तियां और मिट्टी की मूर्तियां। ठीक है, दूसरा विषय बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
जैसे कभी भी आप मूर्ति कला पढ़ोगे ना, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एक कला का, ये आर्ट का, तो मूर्ति कला में आप क्या ध्यान रखोगे? एक निर्माण सामग्री आपको ध्यान रखना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है विषय। जब आपको राइटिंग करने की जरूरत पड़ेगी तो सब्जेक्ट। मूर्तियों को देख करके हम उस समय के समाज के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में, गैर धार्मिक जीवन के बारे में हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या कुछ कह सकते हैं, है ना। और एक ध्यान रखना है आपको कुछ प्राप्ति स्थल के बारे में, कहां से मूर्तियां मिल रही हैं, है ना। कुछ प्रमुख मूर्तियां होती हैं तो उस पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले जो होते हैं प्रीलिम्स में, उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, 3 बातें हैं जिसपे हमें मोटे तौर पे ध्यान रखना है। और जैसे हम विषय कहते हैं, थोड़ा आगे मैं बताऊंगा, जैसे धार्मिक विषय है तो धार्मिक विषय में चूंकि अभी जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, बट बुद्ध की मूर्तियां हैं, तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, या हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, है ना, तो उसका भी एक वर्गीकरण हो जाएगा। गैर धार्मिक है तो शासकों की मूर्तियां हैं, पशुओं की मूर्तियां हैं, ठीक है, वो भी एक वर्गीकरण आपका मेन सब्जेक्ट। जैसे चित्रकला में हमने क्या कहा था, उसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सब्जेक्ट, वैसे मूर्ति कला में भी। और 2 तरह की मूर्तियां आपको दिखेंगी। एक अक्सर इमारतों के साथ, चाहे मंदिर हो या स्तूप हो, तो इमारतों में मूर्तियां बनी हुई हैं, और एक स्वतंत्र मूर्तियां होंगी, मतलब जिसको आप चारों तरफ से व्यू कर सकते हो। इमारत में मान लो दीवार में यहां हम कोई मूर्ति बनाए तो उसका पिछला हिस्सा तो हमें पता नहीं चलेगा, वो तो उभार आ जाता है उसको। 2 तरह की मूर्तियां आपको दिखेंगी, साक्ष्य मिलेंगे आपको, ठीक है, या तो इमारतों के पार्ट के रूप में, या फिर स्वतंत्र मूर्तियां जो होंगी वो आपको दिखेंगी, मतलब एक सामान्य समझ के लिए, ठीक है। हड़प्पाई शहरों से, चूंकि हड़प्पा सभ्यता जहां है वो मैदानी इलाकों में सारे शहर मिल रहे हैं हमें, या समुद्र वाले इलाके हैं, पत्थरों के बहुत कम वहां आसपास साक्ष्य मिल रहे हैं, पत्थरों की मूर्तियां भी बहुत कम मिली हैं। कुछ 10-12 मूर्तियां मोहनजोदड़ो से मिली हैं और कुछ हड़प्पा से मिली हैं, 1-2 मूर्तियां जो है ना, गिनती की मूर्तियां, मतलब गिन के बता दिया गया भाई यहां से 12 है, यहां से 2 है, ये वाली स्थिति है। धातु वगैरह का ज्ञान तो इन्हें है, बट बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते कि इनके जीवन में धातुओं का भी प्रचलन है। धातुओं की मूर्तियां भी कम ही मिल रही हैं, मतलब गिनती के हैं, ठीक है। मिट्टी की मूर्तियां बहुत आयात में मिल रही हैं शहरों से। अच्छा, हम जो भी बात कर रहे हैं हड़प्पाई शहरों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पे, आसपास के ग्रामीण समाज के बारे में हमारे पास कोई बहुत जानकारी, शहर है इसका मतलब आसपास भी संरचना रही होगी, ठीक है। देखें आप जरा, देखें हड़प्पाई शहरों से पत्थर धातु एवं मिट्टी से निर्मित मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट लिखें आप, समकालीन सभ्यता की तुलना में पत्थर की मूर्तियों की संख्या अत्यंत ही कम है। ठीक है, अत्यंत ही कम है। देखो, कुछ मूर्तियों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से
मिलते हैं, जैसे हड़प्पा से एक नृत्यरत डांस की मुद्रा में, हम केवल पत्थर की मूर्तियों की बात करें, हड़प्पा से नृत्यरत धड़ की मूर्ति, धड़ सिर गायब है उसका, सिर से नीचे वाला हिस्सा है ना, ठीक है, मतलब मुंड जो है गायब है, रुंड की मूर्ति मिलती है, सिर गायब है, धड़ की मूर्ति मिलती है, डांसिंग मुद्रा में पोस्चर में वो आकर्षक माना गया उसे, ठीक है ना। इसी तरह से लिखिए आप कॉमा देकर के, मोहनजोदड़ो से एक व्यक्ति की मूर्ति ब्रैकेट में लिखें आप, दाढ़ी युक्त, दाढ़ी है उस पे, ये सब देखो कला है उस दौर में, मतलब कलाकार दाढ़ी युक्त, मूछें नहीं है, है ना, लिखें आप, मूछें नहीं है, चादर, चादर को ओढ़े हुए दिखाया गया है, इससे पता चलता है कि कपड़ों का प्रचलन भी रहा होगा, ठीक है। आपको याद होगा शिल्प में भी मैंने बात बताई थी, मोहनजोदड़ो से कुछ साक्ष्य मिलते हैं, एक तो चांदी के बर्तन में कुछ वैसे अवशेष मिले हैं जिसके आधार पर माना गया, दूसरा ये माना गया है, हम ऐसे गिनती नहीं करा रहे हैं आपको, पहला दूसरा तीसरा, मतलब जस्ट आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूं। और चादर पर लिखें आप, चादर पर 3 पत्तियों का एक पैटर्न, तीन पत्तियों का, मतलब जैसे अलंकरण वाला होता है ना, 3 पत्तियां बनी हुई चादर पे, 3 पत्तियों का पैटर्न, ठीक है, कॉमा, संभवतः कढ़ाई भी प्रचलित रही होगी, कपड़ों पे जो कढ़ाई की जाती है, ठीक है। तो एक तो आपका ये हो गया कि जैसे हमने कहा पत्थर निर्माण सामग्री में हमने बता ही दिया, पत्थर सारी मूर्तियां मिली है। अब हम पत्थर का एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं, बता रहे हैं कि पत्थर की मूर्तियां चूंकि बहुत कम मिली हैं, ठीक है, 13-14 मूर्ति है, उसमें 2 का हमने एग्जाम्पल ले लिया। ये जो व्यक्ति की मूर्ति है ना, इसकी तस्वीर बहुत ज्यादा, मोहनजोदड़ो की मूर्ति आपको किताबों में मिल जाएंगी आपको, ठीक है, कभी कभी व्हाट्सएप वगैरह पे भी खूब चलती है ये मूर्ति, है ना, मतलब जिसको थोड़ा बहुत ध्यान होगा याद आ सकता है, ठीक है, अदरवाइज, ठीक है। तो ये इसकी तस्वीर खूब फेमस है, ये दिख जाती है आपको, ठीक है। आगे लिखें आप जरा, कुछ धातु की मूर्तियों के भी साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें एक प्रमुख है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये बहुत फेमस है, डांसिंग गर्ल करके बहुत फेमस है, आप इसकी तस्वीर भी किताब के अंदर है, आप एक बार उसको देख लीजिएगा ठीक से। और जैसे जब मैं कहता हूं आपको देखने के लिए तो बहुत गौर से देखिएगा, ठीक है। जैसे हाथों में देखेंगे आप चूड़ियां या पहने हुए हैं, है ना, बालों को बांधा हुआ है, एक डांसिंग जो स्टेप है उस पर उनको दिखाया जा रहा है ना, हाथों की मुद्राओं को एक बार देख लीजिएगा आप, गले में कुछ हार वगैरह है। 1-2 तस्वीर बन जाने से क्या होता है ना, लिखना बहुत आसान हो जाता है, पीटी में नहीं पूछेगा आपसे। आभूषण का प्रचलन था, जैसे कांसे की नर्तकी में हमने देखा है, नृत्य का ज्ञान था, जैसे मतलब एक ही मूर्ति को देख करके 100 शब्द कहना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो जहां जहां मेन्स बहुत सरल होता है ना, उसको वैसे ही लेना है आपको, ये नहीं कि पीटी के मकसद से आप, ठीक है। प्लस धातु का ज्ञान, धातु की मूर्ति बनी हुई है, धातु से आप मूर्ति बना रहे हो, इसका मतलब धातु को गलाने की कला आपको पता है।
आप डांसिंग स्टेज में आपने मूर्ति बनाई है, यानी उस तरह के आपने सांचे बनाए होंगे ना, तभी तो मूर्ति बनाओगे आप। जो हमने कहा था शिक्षा में, मूर्ति कला इन सबको देख करके लगता है कि भाई वैज्ञानिक शिक्षा तो है, बट वो ज्ञान कैसे जाता होगा हम बता नहीं सकते उसे। ठीक है, नोट करके यहां कुछ इंफॉर्मेशन लिख लो। मतलब इंफॉर्मेशन इसके साथ मैं बता रहा हूं कि इसको याद मत रखना, ऑब्जेक्टिव के मकसद से लिखा रहा हूं आपको, बट कॉन्फिडेंस देगा आपको थोड़ा। देखो आप, मोहनजोदड़ो से कांसे का भैंसा, कांसे का भैंसा एवं भेड़ तथा तांबे की मानव मूर्ति ठीक है, इसे में लिखो कालीबंगा से बैल तांबे की है भी, है ना। मतलब और भी मूर्तियां मिली हैं, कहने का मतलब दैमाबाद के बारे में हमने बताया था आपको, वहां से कांसे का एक रथ जैसा मिला है ना, परिवहन जब बता रहे थे आपको, तो और भी मूर्तियां मिल रही हैं धातु की। जैसे कभी आ जाए धातु शिल्प पे टिप्पणी करें, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, क्लास नोट्स को केवल आपको पकड़े रहना है, उसमें सारी बातें हैं, पुरानी वही बात, बस वो वक्त पे आपको याद आ जाए। जब आप लिखना शुरू करो, और आपका एक ही काम है, सबसे पहला काम है रिवीजन 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 करते रहना करते रहना। मतलब सिलेक्शन तब होगा जब चीजें याद होकर आप वहां तक एग्जाम तक, तब बात होगी ना कि भाई क्या है नहीं है। और लिखना याद होगा तभी लिखोगे। हमने बस क्या समझाया था, जितना संभव हो समझ कर याद करो, वरना बिना समझे भी याद करने की नौबत आती है एग्जाम में। कई ऐसे खंड होते हैं जहां आपको कुछ पता नहीं चलेगा क्यों पढ़ना है, बस पढ़ना है आपको। तो समझने से क्या होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है याद रखना। यस, इधर ठीक है ना सब लोग? हाँ, डर जाते हो कभी कभी? डरा रहा हूं मैं, ठीक है ना। लिख लिया आपने इसको भी, तो एग्जाम्पल्स हो गए आपके। अब मूर्तियों के बारे में क्या होता है, जैसे हमने क्या कहा, विषय। इन मूर्तियों को देख करके हम तो विषय के बारे में बहुत अनुमान तो लगा नहीं सकते हैं। देखिए आप जरा अगला पॉइंट, कि पत्थर एवं धातु की मूर्तियों पत्थर एवं धातु की मूर्तियों को देखकर समकालीन समाज की जो तस्वीर उभरती है, उसमें विभिन्न शिल्पों का ज्ञान, पशुओं का ज्ञान, नृत्य इत्यादि, ठीक है, नृत्य इत्यादि, मतलब जो तस्वीर उभरती है इन सब मूर्तियों को देखने के बाद, देखें आप कि हम इन साक्ष्यों के आधार पर यह कह सकते हैं कि इन मूर्तियों का संबंध
संभवतः धर्मेत्तर विषयों से रहा हो, धर्मेत्तर मतलब धर्म से अलग कुछ विषयों से रहा हो। संभवतः लगाने से कोई रिस्क नहीं होता है, ठीक है, मतलब आप वो बात लगा देना है कहने के दौरान, ठीक है। आगे लिखें आप, लिखे एक तो हमने विषय की बात कर ली, अब इसी में हम इसके फीचर की बात कर रहे हैं। हम लिखें आप कि मूर्तियों में शारीरिक अनुपात ये कॉमन पॉइंट होता है हमेशा मूर्तिकला में, शारीरिक अनुपात, ठीक है। जैसे कितना बड़ा मुख है तो उसके हिसाब से हाथ की लंबाई क्या होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई जो मुख आपने बनाया और हाथ आपने जो है मतलब दीवारों तक आपने खींच दिए, है ना, ठीक है, गांधी जी की तरह घुटने तक हाथ पहुंच गया, मतलब, है ना, ठीक है। तो मतलब उसका एक सेंस है, उस कितना क्या लंबाई चौड़ाई का अनुपात होगा। चाहे पशुओं की मूर्ति हो तो वो बेडौल से नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है ना। तो शारीरिक जो अनुपात है, लिखें आप, सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा गया है। ये मूर्तियां यथार्थवादी प्रतीत होती हैं। ये सब ना जैसे आदर्शवादी, यथार्थवादी, ये एक फिक्स पॉइंट होता है किसी भी काल में मूर्तिकला में। दोनों का मिश्रण है या कैसा बना है, मतलब, ठीक है, अलंकरण है तो क्या अलंकरण है। तो लिखना जो होता है वो थोड़ा आसान होता है यदि आप उसके तरीके को समझेंगे तो। याद रखना जो है ना कि हाँ, तांबे की जो वृषभ बैल की जो मूर्ति मिली कालीबंगा से, ये थोड़ा लोड का काम हो जाता है। कोई एक मूर्ति भी याद हो तो आप बात को बना सकते हैं वहां पे आप, है ना। एक और पॉइंट लिखें आप, धातु की मूर्तियां धातु की मूर्तियां यहां लिखेंगे आप, द्रव मोम विधि, द्रव मोम विधि, ठीक है, द्रव मोम विधि से निर्मित की गई हैं। इसमें होता यह है कि एक सांचा बनाया जाता है मिट्टी का और उसमें कुछ और चीजों को मिलाया जाता होगा। जैसे आपको कुत्ता बनाना हो, बिल्ली बनाना हो, तो वैसा सांचा आपने बना दिया, ठीक है, और फिर उसमें आपने धातु को मतलब पिघला करके उस सांचे में, ठीक है, फिर उस सांचे के ऊपर वाली आकृति को हटा दिया आपने, ठीक है। इसी में लिखें आप, यह विधि आज भी प्रचलित है। ठीक है, तो हमने कहां से क्या मिला, प्राप्ति स्थल, विषय के बारे में कुछ बात कर ली। आप देखो कि पूरी बात इसी के इर्द गिर्द घूमती रही है, ठीक है। आगे लिखें आप, एक दो पॉइंट और इसमें, पत्थर एवं धातु की मूर्तियों की तुलना में मिट्टी की मूर्तियां अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं। लिखें, ये मूर्तियां पशु, पक्षी एवं
मानव से संबंधित हैं, ठीक है, पशु पक्षी एवं, इसी में लिखो आप, पशुओं में सर्वाधिक कुब्बड़ वाले बैल की मूर्ति, पशुओं में सर्वाधिक कुब्बड़ वाले बैल की मूर्ति तथा महिलाओं की मिट्टी की मूर्तियां, महिलाओं की मूर्तियां सर्वाधिक मिली हैं। ठीक है, इसी में लिखें कि बड़ी संख्या में खिलौने के भी साक्ष्य मिलते हैं, मिट्टी के खिलौनों के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिख लें इसमें आप कि मिट्टी की मूर्तियां मिट्टी की मूर्तियों में पत्थर एवं धातु की मूर्तियों की तरह कलात्मक सौंदर्य नहीं है। पत्थर एवं धातु की मूर्तियों की तरह कलात्मक सौंदर्य नहीं है। सौंदर्य नहीं है, लेकिन आम जनजीवन को जानने का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, इसी में लिखो आप, परवर्ती कालों में भी, बाद के कालों में भी, परवर्ती कालों में भी, परवर्ती कालों में भी मूर्ति निर्माण की ये कला जारी रही। निर्माण की परंपरा चलती रही और आज भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, आज भी इसे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के समय में भी आपको मिट्टी के बहुत सारे खिलौने, मूर्तियां वगैरह है ना। अभी जब से ये नया खिलौना आया है स्मार्टफोन, ठीक है, और जियो आ गया उधर से, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, इधर से चाइना की बहुत सारी कंपनी आ गई, 2-2,500 3,000 में भी ले लो भाई फोन, मतलब हर व्यक्ति को पकड़ा दो फोन। तो खिलौना का नेचर बहुत तेजी से बदला है उसके बाद। बट अभी भी जैसे आपने देखा होगा, एक माघ मेला अभी गंगा तट पे प्रयाग में बहुत लोग स्नान कर रहे थे, अभी भी पारंपरिक तरीके से मेले लगते हैं वहां पे, और बहुत लोग खिलौने वगैरह, मतलब आप देखोगे मिट्टी के बहुत सारे खिलौने वहां आपको ऐसे, ये सैकड़ों साल, हजारों साल की परंपराएं भी हो सकती हैं। जिन चीजों का देखो धार्मिक महत्व होता है, जैसे आप देखोगे पूजा पाठ हिंदू समाज में मूर्ति पूजा है, और बड़ी संख्या में लोग मानते भी हैं, आस्था भी है। तो अब अलग अलग देखोगे, दीपावली के अवसर पे या नवरात्रों के अवसर पे देखोगे आप, दीपावली में तो खास करके, या गणेश पूजा के दौरान देखोगे आप, छोटे से लेके मतलब आदम कद विशाल का मूर्तियां आपको बड़ी संख्या में, मिट्टी की मूर्तियां मिलेंगी आपको, बाकी चीजों की तो मूर्तियां मिलेंगी आपको। तो ये हजारों साल से ऐसी चीजें मिल रही हैं, ऐसा नहीं कि आज एकाएक बनने लगी है, मतलब समय के हिसाब से थोड़ा उसका तौर तरीका बदल जाता है। तो हम कहते हैं ना, संस्कृति की बहुत सारी चीजें हमारे समाज में, हमारे रक्त में जाने अनजाने प्रवाहित होती रहती हैं। इसलिए यूपीएससी एग्जाम में संस्कृति को बहुत ज्यादा महत्व, क्योंकि बहुत सी चीजों को हम ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं।
इसलिए जितनी बात मैं बता रहा हूं उसमें अक्सर आप देखोगे आज का संदर्भ कुछ ना कुछ आ जाएगा, बिकॉज वो ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऐसे ही समाज चलता रहता है। तो सिलेबस में भी संस्कृति के साथ विरासत लगा दिया गया उसमें कि अच्छा बताओ हड़प्पा आज हमारे जीवन में कहाँ है, ठीक है। तो फिर वो जो हमने पढ़ा उसी में से हम निकालेंगे कि कौन कौन सी चीजें आज हमारे जीवन में दिखाई हमें, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस के बहुत चांसेस हैं हर टॉपिक में। हड़प्पन संस्कृति पे आप बताइए कुछ, आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में कुछ बताइए, तो ठीक है। अब जो चर्चा करेंगे क्वेश्चन आंसर पे हम, तो उसको हम मेंस के अकॉर्डिंग जो यूपीएससी में पूछा गया वो भी, और कुछ संभावित सवालों पे भी एक बार हम फ्रेम बना देंगे आपको, क्योंकि अभी भी 9 साल पुराना है। अभी ये 9 साल पहले सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ था। अभी ये सब ज्यादा प्रश्न है नहीं यूपीएससी में भी, कुल 15-16 प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, ठीक है ना, मतलब टोटल कल्चर के ऊपर। बट काफी होता है 15-16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, एक समझ बनाने के लिए कि क्या पूछा जा रहा है हमसे, क्यों पूछा जा रहा है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस वाले पूछे गए हैं, और बहुत जगह फैक्ट्स का भी, तथ्यों का भी टेस्ट ले लिए यूपीएससी। दोनों तरह की परीक्षा हो रही है उसमें, तथ्यात्मक भी है मेंस में भी, और ज्यादातर सवाल लेकिन समझ पे आधारित है। वो भी धीरे धीरे आपको समझ बन जाएगी। तो दोनों बातों पे हम लोग, तो आज चर्चा को तो अब यहीं पे रोकेंगे अब हम, ठीक है, क्योंकि मेरी दूसरी भी क्लास है, वरना आधे घंटे और रोक लेता मैं आपको। तुरंत एक दूसरी क्लास है, ठीक है ना। और इसमें मुझे लगता है हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री वाले स्टूडेंट जो बैच चल रहा था वो सब इसमें जुड़ गए हैं, है ना, है ना। बहुत सारे वर्ल्ड हिस्ट्री वाले स्टूडेंट भी दिख रहे हैं मुझे, जो अभी एक वर्ल्ड हिस्ट्री वाली मेरी बैच चल रही थी इवनिंग में, है ना। शायद उसलिए भी थोड़ा सा इंप्रेशन मुझे लगता है बन गया हो 5 से 8 का, जो 5 से 8 में क्लास ले रहा था पूरे वीक में, है ना। तो इसलिए बंद हो गया 9 से 12, वो 5 से 8, ठीक है ना, इसलिए शायद गलती हुई होगी। खैर, तो हम लोगों ने आज क्या क्या चर्चा की है, पीछे की तरफ सबसे पीछे लास्ट वाले रो में जो लोग बैठे हुए हैं, आप में से कोई बताएगा। हम लोग आज हड़प्पा सभ्यता पे बात कर रहे थे। हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या बात कर रहे थे? सोसाइटी से बात की शुरुआत हुई, इकोनॉमी, धर्म पे चर्चा हो गई, कला पे बात हो गई। चित्रकला में कुछ है नहीं, मतलब ठीक है। कल वाली क्लास में हम लोग क्या हड़प्पा का समापन करेंगे, हम लोग जरा इसको पूर्णाहुति देंगे इसको हम लोग, ठीक है ना। और मतलब आधे घंटे 40 मिनट बातचीत होगी, 15-20 मिनट कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगा मैं आपको। यूपीएससी में जो 2 प्रश्न पूछे गए वो डिस्कस करा दूंगा मैं आपको, और 3-4 अपने तरफ से कुछ आइडिया दूंगा मैं आपको। यानी पहली बार जो कल्चर विरासत को लेकर के एक आइडिया मैं कल आपको दूंगा मैं, कि क्या हमें ध्यान रखना है टॉपिक वाइज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? ताम्र पाषाण, वो मुश्किल से 20-25 मिनट का टॉपिक है वो, ठीक है ना, 20-25 मिनट का टॉपिक है वो। ताम्र पाषाण पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या लेंगे? उसके बाद वैदिक साहित्य में आ जाएंगे, संस्कृति में आ जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट बहुत है। चलिए फिर हम लोग कल बात करते हैं, है ना, ठीक है। थैंक यू।